तो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक युवा धावक है प्रेरणा। वो टीवी पर ओलंपिक की दौड़ देख रही है। 100 मीटर का फाइनल। दौड़ खत्म होती है और दो धावक लगभग एक साथ लाइन पार करते हैं। बिल्कुल एक साथ। हाँ, और फिर स्क्रीन पे नतीजा आता है। एक विजेता है और दूसरा बस कुछ मिलीसेकंड से पीछे रह गया। मतलब पलक झपकने से भी कम समय। और यहीं से प्रेरणा के मन में एक सवाल आता है, और शायद ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आया होगा कि आखिर हम समय को इतने छोटे, इतने सटीक हिस्से में मापते कैसे हैं? ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा इसी सफर के बारे में है। हम समझेंगे कि ये जो क्षमता है हमारी, ये कैसे विकसित हुई और इसने मतलब गति और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल दिया। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। उस जमाने में जब कोई घड़ी नहीं थी, अगर किसी को पूछना होता क्या समय हुआ है, तो जवाब क्या मिलता होगा? मान में मिलता सूरज को देखकर या चांद को। तब समय को मापा नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। अच्छा। पर जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ीं, उन्हें जरूरत महसूस हुई, खेती के लिए, पूजा पाठ के लिए। दिन को एक तरह से व्यवस्थित करने के लिए। हाँ बिल्कुल। और यहीं से पहले उपकरण बनने शुरू हुए। जैसे कि धूप घड़ी। सनडाइल। हाँ। सबसे पहले धूप घड़ी। ये बहुत ही सरल और क्या कहते हैं, शानदार आविष्कार था। एक समतल जगह पर बस एक सीधी छड़ी लगा दी। अच्छा। और जैसे जैसे सूरज अपनी जगह बदलता, उस छड़ी की परछाई भी घूमती थी। अच्छा। उस परछाई को देखकर ही दिन के पहर का अंदाजा लगाया जाता था। मैंने पढ़ा है कि भारत में जयपुर के जंतर मंतर में इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अरे वो तो अद्भुत है। वहाँ जो सम्राट यंत्र है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। और वो आज भी काम करती है? न सिर्फ काम करती है, बल्कि हैरान कर देती है। लगभग 300 साल पुरानी है, 90 फीट ऊंची, और उसकी परछाई इतनी सटीक है कि आप उससे 2 सेकंड तक का समय माप सकते हैं। 2 सेकंड? पत्थर की एक घड़ी से। हाँ। वो सिर्फ घड़ी नहीं है, वो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। कमाल है। लेकिन धूप घड़ी की एक बहुत बड़ी कमी थी। हाँ, कि वो रात में काम नहीं करती थी। या जब बादल छाए हों? बिल्कुल। तो इसका हल निकाला गया पानी से। पानी मतलब जल घड़ी? हाँ, जल घड़ी। और भारत में इसका एक बहुत ही दिलचस्प रूप था, जिसे घटिका यंत्र कहते थे। घटिका यंत्र? ये क्या था? सोचिए कि पानी से भरे एक बड़े बर्तन में एक छोटा सा कटोरा तैर रहा है। ठीक है। और उस कटोरे के नीचे एक बहुत बारीक छेद है। तो धीरे धीरे उस छेद से पानी कटोरे में भरता होगा। सही। और उसे इतनी सटीकता से बनाया गया था कि वो कटोरा ठीक 24 मिनट में भरकर डूब जाता था। 24 मिनट? हाँ, और समय की इसी इकाई को घटी कहते थे। जैसे ही कटोरा डूबता, कोई जोर से ढोल या शंख बजाकर बताता कि एक घटी पूरी हो गई। मतलब उस जमाने में टाइम का नोटिफिकेशन ढोल बजाकर आता था? हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन ये तरीके भी बहुत सटीक तो नहीं रहे होंगे ना? पानी का बहाव बदल सकता है, छेद में कुछ फंस सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सटीकता, असली क्रांति आई 17वीं शताब्दी में, और इसकी शुरुआत एक चर्च में हुई। अच्छा। कहानी जुड़ी है गैलीलियो गैलीली से। कहते हैं कि वो एक दिन चर्च में बैठे थे और शायद बोर हो रहे थे। तभी उनकी नजर छत से लटकते एक लैंप पर पड़ी, जो हवा में झूल रहा था। 1 मिनट, चर्च में झूलता हुआ लैंप, ये तो हजारों लोगों ने देखा होगा। गैलीलियो को उसमें ऐसा क्या देखा? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरों ने सिर्फ एक झूलता हुआ लैंप देखा, गैलीलियो ने उसमें एक नियम देखा, एक पैटर्न। कैसा पैटर्न? उन्होंने अपनी नब्ज को मतलब घड़ी की तरह इस्तेमाल किया और लैंप के हर झूले का समय नापा। और उन्होंने पाया कि लैंप चाहे जोर से झूले या धीरे से, उसका एक चक्कर पूरा करने का समय हमेशा एक ही रहता है। हमेशा एक ही रहता है? हमेशा। और बस यही वो खोज की। यहीं से आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का सिद्धांत आया कि एक निश्चित लंबाई वाले पेंडुलम का आवर्तकाल हमेशा स्थिर रहता है। और इसी ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। क्योंकि अब हमारे पास समय मापने का एक ऐसा तरीका था जो प्रकृति पर नहीं, बल्कि भौतिकी के एक नियम पर आधारित था। तो इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके पहली घड़ी किसने बनाई? विचार तो गैलीलियो का था, पर पहली काम करने वाली पेंडुलम घड़ी 1656 में एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन्स ने बनाई। और वो कितनी सटीक थी? उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा। पहले की घड़ियां दिन में 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाती थीं। हाइगन्स की घड़ी एक दिन में सिर्फ कुछ सेकंड की गलती करती थी। वाह, ये तो बहुत बड़ा सुधार था। ये एक मील का पत्थर था, और इसने सिर्फ घरों में समय बताने का तरीका नहीं बदला, इसने दुनिया बदल दी। कैसे? इसने उस समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक समस्याओं में से एक को सुलझाने में मदद की, दिशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की समस्या। लॉन्जिट्यूड?
उसका घड़ी से क्या लेना देना? देखिए, उस जमाने में जहाज समुद्र में अपनी उत्तर दक्षिण की स्थिति तो पता कर लेते थे। लैटिट्यूड। हाँ, लैटिट्यूड। लेकिन पूर्व पश्चिम की स्थिति यानी लॉन्जिट्यूड जानना नामुमकिन था। इसके लिए जहाज पर एक बहुत ही सटीक घड़ी चाहिए थी। लेकिन पेंडुलम वाली घड़ी तो जहाज के हिलने से काम नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। इसका हल निकाला एक अंग्रेज घड़ीसाज जॉन हैरिसन ने। उन्होंने दशकों की मेहनत के बाद एक मरीन क्रोनोमीटर बनाया, एक ऐसी घड़ी जो समुद्र के थपेड़े झेल सकती थी, और उस एक आविष्कार ने समुद्र यात्रा को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। ये तो कमाल की कहानी है। तो हम पेंडुलम से आज की डिजिटल घड़ियों तक कैसे पहुंचे? मेरी घड़ी में तो कोई पेंडुलम नहीं है। आपकी घड़ी में एक बहुत छोटा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज? हाँ, जब उसे बैटरी से थोड़ी सी बिजली मिलती है तो वो 1 सेकंड में ठीक 32,768 बार कंपन करता है। 1 सेकंड में? चिप इसे गिनकर सेकंड, मिनट और घंटों में बदल देती है। और फिर आती हैं परमाणु घड़ियां, एटॉमिक क्लॉक्स, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो सबसे सटीक हैं। हाँ, परमाणु घड़ी में सटीकता का स्तर बिल्कुल ही अलग है। वहाँ हम किसी चीज के कंपन को नहीं, बल्कि एक परमाणु के भीतर होने वाले ऊर्जा के बदलाव को मापते हैं। और ये बदलाव कितना नियमित होता है? ये ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे स्थिर घटनाओं में से एक है। तो अगर हम तुलना करें हाइजेंस की पहली घड़ी और आज की परमाणु घड़ी में सटीकता का कितना फर्क है? जमीन आसमान का। हाइजेंस की घड़ी एक दिन में करीब 10 सेकंड की गलती करती थी। ठीक है। आज की सबसे अच्छी परमाणु घड़ी, उसे 30 करोड़ साल लगेंगे सिर्फ 1 सेकंड की गलती करने में। 1 मिनट? क्या कहा आपने? 30 करोड़ साल में 1 सेकंड? जी हाँ। ये संख्या तो समझ से बाहर है। तो वो जो ओलंपिक की दौड़ थी, उसका नतीजा इसी परमाणु घड़ी की सटीकता पर निर्भर था। बिल्कुल। हमारा जीपीएस, इंटरनेट, स्टॉक मार्केट, सब कुछ इसी अदृश्य और अति सटीक समय पर चल रहा है। ठीक है, तो जब हम समय को इतनी बारीकी से नापने लगे, तो इससे हमें चीजों की रफ्तार समझने में भी मदद मिली होगी? हाँ, यहीं पर गति यानी स्पीड की अवधारणा आती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में गति कभी एक जैसी नहीं रहती। इसीलिए हम 2 तरह की गति की बात करते हैं। एक है एक समान गति, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। जैसे खाली हाईवे पर कोई कार एक ही स्पीड पर चल रही हो। सही। और दूसरी है असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो शायद शहर के ट्रैफिक का ज्यादा सही वर्णन है। बिल्कुल। कार कभी तेज चलती है, कभी रुक जाती है। इसीलिए ऐसी यात्राओं के लिए हम औसत गति यानी एवरेज स्पीड निकालते हैं। मतलब कुल दूरी को कुल समय से भाग देकर। हाँ, ये हमें पूरी यात्रा का एक अंदाजा देता है। तो हमने धूप घड़ी की धीमी दुनिया से लेकर माइक्रो सेकंड की इस तेज रफ्तार दुनिया तक का सफर तय किया है। हाँ, एक बहुत लंबा सफर, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या? देखिए, हम समय को मापने में माहिर हो गए हैं, सेकंड के खरबवें हिस्से तक को नाप सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके बीतने को माप रहे हैं। आपका मतलब? हम ये तो बता सकते हैं कि 2 घटनाओं के बीच कितना वक्त गुजरा, लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि समय खुद क्या है? अच्छा। ये कहाँ से आता है, एक ही दिशा में क्यों बहता है? हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये आज भी भौतिकी और दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि समय क्या है। शायद नहीं। आज की हमारी इस चर्चा के बाद मुझे लगता है ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि समय को इतनी सटीकता से मापने की क्षमता ने हमें क्या बना दिया है। हमारी पूरी आधुनिक दुनिया, हमारा समाज, हमारी तकनीक, सब कुछ इन छोटी छोटी नियमित अंतरालों की माप पर टिका है। हमने समय को नहीं, बल्कि उसके बीतने को मापा है, और उसी माप से अपनी पूरी दुनिया का निर्माण किया है। एक ऐसा विचार जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए। अगली बार जब हम अपनी घड़ी देखेंगे, तो शायद हमें सिर्फ अंक नहीं, बल्कि हजारों साल का मानवीय सफर दिखाई देगा।